हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स रिंग। तो जैसे पहले भी हम न्यूटन्स रिंग से क्लियर है कि किसने दिया, न्यूटन्स ने दिया। लेकिन सबसे पहले किस लिए आया, तो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू स्टडी द इंटरफेरेंस इज बी यूज्ड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने दिया, यंग ने दिया। यंग ने सबसे पहले इंटरफेरेंस को डिस्कस किया, किससे डिस्कस किया, डबल स्लिट से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करके यंग ने सबसे पहले इंटरफेरेंस को डिस्कस किया, स्टडी की। उसके बाद फ्रेस्नेल ने बाई प्रिज्म का यूज करके इंटरफेरेंस को डिस्कस किया। उसके बाद कौन आया, उसके बाद न्यूटन्स आया। उसके बाद क्या है, कौन आया, न्यूटन्स आया। जैसे कि न्यूटन्स ने देखा जो रिजल्टेंट वेव ऑब्टेंड हो रही है वो रिंग की शेप में थी। किसकी फॉर्म में थी, रिंग की फॉर्म में थी। दैट इज जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना वो किसकी फॉर्म में बना, वो रिंग की फॉर्म में बना। और न्यूटन ने दिया, इसलिए ही उसने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूटन्स रिंग। यानी कि जो हमें रिजल्टेंट पैटर्न मिलने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न वो किसकी फॉर्म में मिला, रिंग की फॉर्म में मिला। और किसने दिया उसे, न्यूटन्स ने दिया, इसलिए उसे क्या बोला गया, न्यूटन्स रिंग बोला गया। क्लियर है बच्चे। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस को किसने डिस्कस किया, स्टडी किया, यंग ने, फिर फ्रेस्नेल ने। दोनों के बाद कौन आया, न्यूटन्स। न्यूटन्स ने क्या किया, न्यूटन्स ने एक लार्ज फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल आर विच इज वेरी लार्ज। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को उसने यूज किया किस कैसा, लार्ज फोकल लेंथ का। फिर उसने क्या किया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो डायमंड को यूज किया। और डायमंड को यूज करके उसने इस कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया, यहां से कट कर दिया। यानी कि इस पार्ट को, ऊपर वाले को डायमंड की सहायता से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, इसका प्लेन। इस हिस्से को क्या बोला गया, प्लेन। और ये कौन सा हिस्सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स। इसलिए ही इसे बोला उसने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला उसने। क्या नाम दे दिया इसका, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या दे दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स। उसने क्या किया, इस पार्ट को यहां से जब ये काट दिया इस पार्ट को, तो ये पार्ट तो हट गया, तो सिर्फ क्या बचा, इस पार्ट को, ये तो प्लेन पार्ट हो गया और ये इसका हो गया कॉन्वेक्स साइड। इस साइड को क्या बोलते हैं हम किसी भी लेंस की, कॉन्वेक्स साइड। और ऊपर वाला साइड क्या हो गया, प्लेन। तो इसको बोला उसने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को उसने क्या किया, एक ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रख दिया, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया। तो उसने क्या किया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया लार्ज फोकल लेंथ का। उस लार्ज फोकल लेंथ के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को डायमंड की हेल्प से कट कर दिया। कट करने के बाद वो ऊपर से प्लेन हो गया, नीचे से कॉन्वेक्स हो गया, उसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिर उसको उसने प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर इसकी कॉन्वेक्स साइड से रख दिया। तो देखो एक पॉइंट पर क्या किया, दोनों ने टच किया, तो वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे थिकनेस कितनी हो गई इन दोनों के बीच की, 0 हो गई। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और न्यूटन्स ने पहले क्या किया। अब क्या चाहिए, अब उसे सोर्स चाहिए। सोर्स भी कौन सा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए जब पहले बात करते थे तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए किसका यूज करते थे हम, सोडियम लाइट का, सोडियम लैंप। और सोडियम लैंप के दो वेवलेंथ होती है, λ1 और λ2। λ1 कितनी होती है, 5890 एंगस्ट्रॉम, और λ2 कितनी होती है आपकी, 5896 एंगस्ट्रॉम। तो एक क्वेश्चन भी आता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है आपका, वो सोर्स जिसमें क्या हो, सिंगल वेवलेंथ। लेकिन यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सोडियम लैंप का यूज कर रहे हैं। और सोडियम लैंप में कितनी वेवलेंथ होती है, 2। तो फिर ये मोनोक्रोमेटिक क्यों है बच्चों, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंस कितना हुआ, दोनों में 6 एंगस्ट्रॉम का। और 6 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि ये जो डिफरेंस है 10⁻⁻10 मीटर क्या है, बहुत कम है।
इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं और ले लेते हैं वेवलेंथ सोडियम लैंप की 5893 एंगस्ट्रॉम। इसलिए हम इसको यूज क्या करते हैं, एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम सोडियम लैंप को यूज करते हैं। आज की डेज में क्या है, हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स कौन सा आ चुका है, हाई लेजर। पहले क्या था, पहले लेजर नहीं था, लेकिन अब क्या है, लेजर है। लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके हैं, वो किसको मान के हुए, सोडियम को, क्योंकि सोडियम ही एक ऐसा था जिसको हम क्या मान के चलते थे, आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है भाई। तो अब न्यूटन ने क्या किया, अब न्यूटन को सोर्स मिल गया। अब सोर्स के बाद फ्रेस्नेल, उसने देखा कि फ्रेस्नेल ने क्या किया था, फ्रेस्नेल ने सोडियम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था, सोडियम लाइट। उसने क्या किया था, उसने यहां पर एक स्लिट लगा दी थी। उसने क्या किया था, यहां पर एक स्लिट लगा दी थी। स्लिट के बाद उसे क्या मिली, सिंगल वेवलेंथ की एक रेंज मिली। लेकिन न्यूटन को क्या चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, मोर देन वन वेव। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये सोर्स लिया, एस इस सोर्स से ये लाइट निकल रही है आपकी इस तरह से। तो उसने देखा उसके पास क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। उसने यूज किया यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब अगर उसके फोकल से कोई लेंथ जाती है तो वो क्या हो जाती है, उससे टकराने के बाद सीधी सीधी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो उसने इसका यूज करके क्या किया, लाइट यहां से क्या होगी आपको, पैरेलल लाइट मिल गई। लेकिन आपका सिस्टम जो था जिससे न्यूटन रिंग फॉर्म होनी थी, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट थी, वो कहां रखे हुए हैं हमने, अर्थ के ऊपर है। और जब ये अर्थ के ऊपर रखे हैं तो आप रीडिंग कहां से ऑब्जर्व करोगे, ना तो नीचे से कर सकते, ना इधर साइड से कर सकते, ना साइड से, एक ही ऑप्शन बचा क्या, ऊपर से। तो इसने यहां पर क्या लगा दिया, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे, यहां पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ऊपर लगा दिया, जिससे कि वो जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसे ऑब्जर्व कर सके ऊपर से। अब आपका सिस्टम कहां रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। तो आपको लाइट ऐसे लानी है, तो उसके लिए क्या क्या करोगे आप, एक हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, यानी अवरोधक लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो यहां पर लगाएंगे। अब कैसे लगाए उसे, तो हमने क्या किया, यहां पर एक प्लेन ग्लास प्लेट को हमने इस तरह से लगा दिया, एक प्लेन ग्लास प्लेट को इस तरह से लगा दिया। अब लाइट इंसिडेंट, अब किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करें कि लाइट सीधी ऐसे आ जाए, तो हमने क्या किया, ये इसका नॉर्मल है मान लो। अगर हम इसे 45 एंगल पर इंक्लाइन करें, कितने पर, 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन करें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल पर आया है उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये कितने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे 45। तो टोटल कितना हो गया, 90। यानी कि ये पूरा सीधा परपेंडिकुलर नीचे आ गया। ऐसे ही ये गई लाइट यहां पर, ये टकराकर ऐसे सीधी आ गई, ये वाली लाइट गई, ये भी टकराकर सीधी आ गई, ये भी टकराई और टकराकर ये लाइट भी यहां पर टकराई और टकराकर सीधी नीचे इंसिडेंट हुई। सिमिलर फिनोमेना यहां पे हुआ। और यहां पर आपका क्या रखा हुआ है, नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसके ऊपर रखा हुआ है, ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसके ऊपर रखा हुआ है, ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ये लाइट नॉर्मली इसके अपर सरफेस पे इंसिडेंट होगी। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, वर्ग की। ये रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, तो यहां पर आई इक्वल टू कितना है आपका, आई इक्वल टू कितना, 0। जब आई इक्वल टू 0 है तो आर भी इक्वल टू भी कितना होगा यहां पर, 0। तो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो सीधी चली गई। अब इस पे कहां पहुंची, कॉन्वेक्स सरफेस पे पहुंची। इसका नॉर्मल ये है, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर है। डेंसर से रेयर में आ रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। तो इस तरह से ये आपको दूसरी रे, इस तरह से आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है। अब ये लोअर सरफेस पे पहुंच गई, लोअर सरफेस से एक पार्ट क्या होगा उसका, ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा और एक पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर ये यहां पर पहुंच गई, यहां से एक पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा और एक पार्ट आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से फिनोमिना आपका क्या चलेगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो आपको यहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, 1 और 2, और यहां पर भी 3 और 4, 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, 1 और 2, और 3 और 4 क्या मिल गई आपको, 2 ट्रांसमिटेड रे। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे सेम सोर्स से है तो क्या करेंगी, सुपर इंपोज करेंगे और इंटरफेरेंस। देखो भाई इधर तो ये पैरेलल जा रही है, तो इधर तो इंटरफेरेंस सुपर इंपोज करेंगे नहीं, तो कहां इंपोज करेंगी,
इधर पीछे, कहीं ना कहीं पीछे सुपर इंपोज करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगी, तो सुपर इंपोज करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहां बन जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में। इंटरफेरेंस पैटर्न कहां बन जाएगा आपका, इन दोनों ग्लास प्लेट, ये क्या आपकी प्लेन ग्लास प्लेट, और ये क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों के बीच में क्या एयर, तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, कहां बनेगा, यहां पर आपके दोनों के बीच में बन जाएगा। ऐसे ही जो ये ट्रांसमिटेड है, इधर तो आपके सुपर इंपोज करेंगे नहीं, कहां सुपर इंपोज करेंगे, पीछे, यानी कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न कहां बन जाएगा, हमें इन दोनों के बीच में। तो हमेशा जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बनेंगी, जो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, रिंग बनेगी, वो कहां बनेगी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास के बीच में। और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, एयर है। क्लियर है भाई। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। ऐसे ही आपकी ये लाइट आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। तो इस अरेंजमेंट को, ये क्या है आपकी ग्लास प्लेट, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन कैसे करोगे, हियर एक्सप्लेन कैसे करोगे इसे, हियर वी कंसीडर a source of monochromatic light S from which light incident on a convex lens which is at the focus of the source, then light reflected parallel to the source, then we used a glass plate which is inclined at an 40-degree angle, ठीक है, then light reflect from this glass plate and incident normally on the plano convex lens. Then due to the phenomena of reflection and refraction, we get two reflected ray and two transmitted ray. तो हमें दो reflected ray मिल गई और दो transmitted ray मिल गई। अब एक और बात, क्योंकि ये देख रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर थिकनेस कितनी है आपकी, T इक्वल टू 0। जब मैं आउटवर्ड चल रहा हूं तो क्या हो रही है, थिकनेस रैपिडली इंक्रीज कर रही है, इधर भी इंक्रीज कर रही है। और जब इस तरह से कोई शेप बनती है तो उस शेप को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, वेस्ट शेप फिल्म। क्या बोलते हैं, वेस्ट शेप फिल्म। और वेस्ट शेप के कारण पार्ट डिफरेंस कितना होता है हमारा, 2μt cos r प्लस थीटा। हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2μt cos r प्लस थीटा। क्लियर है बच्चे। तो हमने भी यहां पर क्या डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग। अब न्यूटन्स रिंग होती क्या है, देखो भी, जब हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर, इसकी कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड से जब ग्लास प्लेट के ऊपर ऐसे रख दिया, तो ड्यू टू जब और नॉर्मली लाइट इंसिडेंट की गई, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण, इंटरफेरेंस के कारण इन दोनों के बीच में क्या मिल गई आपको, कुछ सर्कुलर फ्रिंज मिल गई, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इन फ्रिंज को ही क्या बोला गया, न्यूटन्स रिंग। तो डेफिनेशन क्या है न्यूटन्स रिंग की, व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पुट ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट एंड लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, देन ड्यू टू द इंटरफेरेंस some circular fringe are obtained between plano convex lens and glass plate. These circular fringe are known as न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन क्लियर हुई। न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। न्यूटन्स रिंग की डेफिनेशन क्या है, जब हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, इसकी कॉन्वेक्स साइड से, तो इंटरफेरेंस के कारण इन दोनों के बीच में क्या बन जाती हैं, सर्कुलर फ्रिंज बन जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूटन्स रिंग। व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पुट ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, then due to the interference some circular fringes are obtained between plano convex lens and glass plate. These circular fringe are known as Newton's ring. क्योंकि ये स्पेशल केस है किसका, वेस्ट शेप फिल्म का। और वेस्ट शेप फिल्म के कारण पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2μt cos r। अगर हम पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, मैं रफ कर दूं इसे, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में रे कहां से आती है भाई, रेयर टू डेंसर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आ जाता है, λ/2। तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2μt cos r प्लस थीटा प्लस माइनस λ/2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी एक इसको मुझसे पूछ रहा था कि सर ये क्लियर नहीं हुआ कि λ/2 हम क्यों लेते हैं। मान लो देखो भाई, तुम मिरर के सामने खड़े हुए हो, ये मिरर है, मिरर के सामने खड़े रहो, मेरी इमेज बनी, लाइट गई, मैं रेयर, और ये मिरर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो लाइट यहां से गई,
टकराई, टकराकर वापस आ गई, यानी कि हम दोनों के बीच में कितना फेज चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ पाई का। और जब पाई का चेंज हुआ तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है, पाई से पाई कट जाएगी, लैम्डा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आएगा, मतलब लाइट मेरे से निकल के गई, लाइट मेरी इमेज गई, बनी, टकराई, टकरा कर लौट आ गई, लौट कर आई तो कितना फेज चेंज हुआ हमारा, पाई, क्योंकि ये मीडियम क्या है, डेंसर। तो जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से टकराकर आएगी वापस, तो हमेशा कितना फेज चेंज होगा, पाई का। और पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज होगा, लैम्डा बाई 2 का। लेकिन जब डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से सीधी रेयर में आई, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए ही ट्रांसमिशन के केस में क्या होती है, रे डेंसर से रेयर में आती है, उसमें हम कोई भी पार्ट डिफरेंस चेंज नहीं करते। तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अभी यहां पर वेयर थीटा क्या है हमारा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली। और जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी देन I इक्वल टू 0, सो दैट R इक्वल टू 0। तो जब थीटा स्मॉल है तो cos R प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा स्मॉल तो cos R। और cos R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos R इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। तो पार्ट डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा यहां से, 2 म्यू t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। जब पार्ट डिफरेंस आ गया तो आपको क्या मिलेंगी, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होती है, पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और पार्ट डिफरेंस कितना आया हमारा, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 को उधर ले जाओ और कॉमन ले लो तो कितना आ गया, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सिंस फ्रिंज कहां बननी है आपकी, एयर फ्रिंज कहां बननी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में। तो फ्रिंज एयर में बननी है, तो दैट इज म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एयर के लिए, 1। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, 2t इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो दैट इज, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड। अगर मिनिमा के लिए करोगे कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या होता है, सीधा सीधा यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 यानी कि 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यहां पर भी 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये इधर चला गया, लैम्डा बाई 2 कट गया माइनस से, तो कितना बचा आपका, 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कट गया, म्यू 1 हो गया, तो 2t इक्वल टू कितना आ गया आपका, n लैम्डा। और दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा वेयर ब्राइट डार्क फ्रिंज, सॉरी वेयर डार्क, कंडीशन ऑफ मिनिमा पे कौन सी बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा वेयर डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड। अगर हम, ये बात होगी रिफ्लेक्टेड के लिए, लेकिन अगर ट्रांसमिटेड की बात करें, ट्रांसमिटेड की बात करें तो पार्ट डिफरेंस कितना आया हमारा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। रे कहां, डेंसर से टकरा कर आ रही है, डेंसर से टकरा कर आ रही है, तो फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। फेज डिफरेंस में चेंज होगा तो पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, यही रहेगा। थीटा इज, ये ले लो यहां से, थीटा इज स्मॉल, पीछे लास्ट में अभी बात करी थी। और आर कितना है आपका, आर इक्वल टू 0, तो पार्ट डिफरेंस यहां से कितना आ जाएगा आपका, 2 म्यू टी। फिर से आपकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कट गया इक्वल टू n लैम्डा। ऐसी आपकी कंडीशन ऑफ मिनिमा आ जाएगी।
क्या आ जाएगी भाई, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो आप ये भी देखोगे भाई, देखो जो कंडीशन ऑफ मिनिमा है किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है किसके लिए, ट्रांसमिटेड के लिए। जैसे हमने थिन फिल्म वाले में डिस्कस किया था, वो सेम कि दोनों क्या है, इनवर्सली अपोजिट, यानी जहां पर ब्राइट मिल रही है तो वहां पर कैसी मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, वहां डार्क मिलेगी तो वहां पर कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता भी है कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट सेंटर कैसा बनेगा, सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, या इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, दोनों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड की बात करें तो रिफ्लेक्टेड के केस में पार्ट डिफरेंस कितना आता है हमारा, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, और यहां पर कितना आ जाता है आपका पार्ट डिफरेंस, कितना आया, 2 म्यू टी, क्योंकि लैम्डा बाई 2 वहां पर चेंज नहीं होता है, यहां पर लैम्डा बाई 2 चेंज हो जाता है। अब वो कहता है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर दोनों ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट जहां पर टच कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर t इक्वल टू 0 है, रिफ्लेक्टेड के केस में कौन सी फ्रिंज बनेगी और ट्रांसमिटेड के केस में कौन सी फ्रिंज बनेगी। तो t इक्वल टू 0 पर यहां पार्ट डिफरेंस कितना आ गया आपका, लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी कितना हो गया, चलो पूरा लिख देते हैं, 0 प्लस लैम्डा बाई 2, और यहां पर कितना आ गया पार्ट डिफरेंस, 0, यानी कि यहां पर पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 किसके साथ है, 1 अपॉन लैम्डा बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो कौन सी फ्रिंज बनती है हमारी, ऑड मल्टीपल पे डार्क, और जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो कौन सी बनती है, ब्राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड के केस में जो सेंटर में फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, डार्क, और ट्रांसमिटेड केस में जो सेंटर में फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइट। तो अभी ये कहता है कि भाई क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम क्या कौन सी फ्रिंज, अगर सेंटर पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क, या फिर वो कहता था ट्रांसमिटेड के केस में, तो हम यहां से इस तरह से वो दिखा के पार्ट डिफरेंस डार्क प्रूफ कर देते हैं, यहां से ब्राइट। या फिर वो पूछ लेता है एक 2 नंबर में क्वेश्चन कि अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाट हैपन इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो अगर व्हाइट लाइट को आप यूज करोगे इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो क्या होगा, अगर आप व्हाइट लाइट को यूज करोगे इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो क्या होंगी, सम कलरफुल फ्रिंजेस बनेंगी, लेकिन क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ है तो सारी की सारी क्या करेंगी, ओवरलैप भी करेंगी, तो कुछ टाइम तक तो आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट दिखाई दिया जाएगा, ओवरलैपिंग दिखाई जाएगी, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट दिखाई दिया जाएगा, लेकिन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड नहीं होंगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और जो वो डिस्कस करता है, वो पूछता है कि भाई न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर इन नेचर, न्यूटन्स रिंग सर्कुलर क्यों होती है। तो आप देखो भाई, मैंने ये भी डिस्कस किया था, ये लाइट आई नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो जिस आई इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा आर इक्वल टू 0 पर चलेगी। इस नॉर्मल से जितने एंगल पर आई, ये नॉर्मल है, जितने एंगल पर आई उतने पे रिफ्लेक्टेड होगी और एक रे इधर ट्रांसमिट होगी, लोअर सरफेस पे पहुंची, सेम फिनोमेना हुआ, तो यहाँ पे 1 रे और 2 रे रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, इधर पैरेलल जा रही है, तो इधर तो सुपर इम्पोज करेंगे नहीं, सुपर इम्पोज कहां करेंगी, ये पीछे आगे करेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर, तो कहां करेंगे, लगभग इन दोनों के बीच में करेंगे। ऐसे ही जितनी थिकनेस यहाँ पर टी है, मान लो ये थिकनेस कितनी है इस टाइम पर, टी है, अगर ये थिकनेस टी है यहां से यहां तक, ऐसे ही फ्रिंजेस रिफ्लेक्टेड रे यहां पर बनेगी, इतनी थिकनेस टी पर इधर भी है, सेम सोर्स से लाइट आ रही है, इतनी थिकनेस पर इधर भी बनेगी। अगर ये थिकनेस टी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस x है, तो इधर भी इस टी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थिकनेस कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। और सेम जब यहां से इतनी पे यहां पर ये बना है, यहां पर ये बना है, सेम यहां से भी x डिस्टेंस पर ये बनेगी, यहां से x डिस्टेंस पर इधर, इधर भी x डिस्टेंस पर, इधर भी x डिस्टेंस पर, इधर भी x डिस्टेंस पर, तो ये आपको x डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी, एक सर्कुलर फ्रिंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, एक सर्कुलर फ्रिंज। तो फ्रिंज पैटर्न कैसे बनता है, डार्क सर्कुलर। ये नहीं, अब इससे अगर आप थोड़ी सी इधर बात करोगे, यहां पर भी क्या बनेगी आपकी, एक सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। क्यों, क्योंकि देखो थिकनेस सेम है, ड्यू टू थिकनेस सेम होने के कारण इन दोनों की ये जो x है, डिस्टेंस है, जैसे हम बोल सकते हैं रेडियस, ये भी क्या होगी, सेम होगी, इधर भी ऐसी बनेगा सेम रेडियस पे। तो ड्यू टू द पर्टिकुलर कांस्टेंट थिकनेस रेडियस इज सेम,
रेडियस भी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट, और ये कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स कवरेज है, कवरेज है कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि इस तरह से है, तो उसके कारण क्या बनेगी यहां पर, हमें सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। तो डेफिनेशन क्या हुई, ड्यू टू पर्टिकुलर कांस्टेंट थिकनेस, ड्यू टू पर्टिकुलर कांस्टेंट थिकनेस रेडियस इज टू बी कांस्टेंट एंड ड्यू टू convexity of convex lens pattern is circular। मतलब कि इस कांस्टेंट थिकनेस के कारण ये क्या है, रेडियस क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, और रेडियस कांस्टेंट के कारण, रेडियस कांस्टेंट होगी थिकनेस के कारण, और ये कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्सी के कारण हमें कैसी फ्रिंज मिलेंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसकी है वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। जो लाइट हम इसको यूज कर रहे हैं न्यूटन रिंग बनाने में, जो लाइट यूज की उसकी वेवलेंथ, कोई भी लाइट हो, हम सोडियम लाइट ले रहे हैं तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने में इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा, यदि हम इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में कोई भी ऑयल लिक्विड या कोई भी ऑयल रख दें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में इसकी एप्लीकेशन है। तो दो एप्लीकेशन इसकी हम डिस्कस करिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने में, और कोई भी ऑयल जो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों की एप्लीकेशन को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और पूछता है वो कि अगर ये प्लेन ये जो ग्लास प्लेट लिया आपने, प्लेन ग्लास प्लेट, इसकी जगह अगर आप प्लेन मिरर ले लो, प्लेन मिरर ले लो तो क्या होगा, अगर हम प्लेन मिरर लेंगे ग्लास प्लेट की जगह तो जो लाइट टकरा कर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो मोर इंटेंस होगी। क्या होगी भाई, मोर इंटेंसिटी की होगी, जिस कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मोर इंटेंस बन जाएगी, जिस कारण से हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड नहीं होंगी। थैंक यू।